नमस्कार दोस्तों, शिक्षित आजमगढ़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं पवन उपाध्याय आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, पॉलिटी में हम लोग शुरू से लेकर आखिरी तक सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आज आपको पहला चैप्टर, जनरली लोग पॉलिटी पढ़ाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्ट करूंगा भाग एक से। भाग एक से चूंकि इसलिए कि जब आप किसी देश के बारे में पढ़ते हैं, जो संविधान आपको शब्द आता है, संविधान का मतलब ही है किसी देश का सबसे बड़ा विधान, सर्वोच्च विधान, उसको बोलते हैं हम लोग संविधान। तो जब आप संविधान पढ़ते हैं, संविधान का मतलब ही होता है किसी देश को चलाने वाला कानून, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाला कानून। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, ये बड़े भारी भरकम बड़े बड़े शब्द हैं। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें हमको समझ में आने लगेंगी। लेकिन चूंकि मैं आपको भाग एक से इसलिए पढ़ाऊंगा कि इससे आप समझ पाएंगे कि एक देश का निर्माण होता कैसे है। जैसे एक देश बनने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एरिया, बाउंड्री। जब तक आपको बाउंड्री नहीं मिलेगा आप देश बना नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से जो भाग एक आप पढ़ते हैं तो भाग एक से आपको बात समझ में आती है कि आपके जो देश का मैप है वो कौन तय करता है, भाग एक। ठीक है, फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो केवल क्या एरिया या लैंड लेने से कुछ होगा, क्या देश बनेगा, क्या वहाँ पे आप कुत्तों को, बैल को, गधे को ठूस देंगे तो देश बन जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पे आपको होनी चाहिए ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की प्रजाति होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास ही होमो सैपियंस वाला दिमाग है, बुद्धिमान मानव वाला दिमाग है। तो ये दिमाग के चलते ये क्रम अनुसार अपने दिमाग को डेवलप करेंगे और देश बनाने में और ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं पॉलिटिक्स स्टार्ट करूंगा भाग एक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भाग एक आपका है, इसमें देखिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। मैं एग्जाम के दृष्टि से आपको पढ़ाऊंगा, चूंकि मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, तो एग्जाम की दृष्टि से बताने की कोशिश करूंगा कि भाग एक में आपको क्या बातें याद रखना है। सबसे पहले देखिए, जब भी आप संविधान के किसी भाग को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये पूछता है कि भाई ये इसका हेडिंग क्या है या चैप्टर क्या है। तो संघ व इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा आपको पूछता है कि इसका विस्तार कहाँ तक है। तो इसका विस्तार देखेंगे आर्टिकल 1 to 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक है, ये बात याद रखिएगा। आपको पीसीएस 2020 में आपको एक प्रश्न पूछा गया था कि नागरिकता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये आपको पीसीएस 2020 का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, आपको आई थिंक 11 अक्टूबर 2020 को एग्जाम हुआ था पीसीएस वाला, तो आप जाके देखेंगे उसमें प्रश्न पूछा गया है कि नागरिकता के प्रावधानों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। तो जब वो पूछा गया पीसीएस के एग्जाम में, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाग एक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल 1 to 4 तक है। ठीक है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें देखिए हम लोग कौन कौन से पॉइंट को टच करेंगे। सबसे पहले जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी पढ़ने का अप्रोच ये होता है कि सबसे पहले तो हमको एक एक आर्टिकल क्लियर होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आर्टिकल क्लियर होगा तो भाग एक में आपको होता है कि भाई आर्टिकल तो ठीक है क्लियर हो गया, क्या कोई केस स्टडी है, क्या कोई इंपॉर्टेंट केस है क्या। तो यस, इसमें आपको केस देखने को मिलेगा। अगली बात इसमें याद रखेंगे केस के बाद, क्या कोई संवैधानिक संशोधन हुआ है क्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूंगा। ठीक है, तो हम इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई संवैधानिक संशोधन हुआ क्या, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद भाग एक जब पढ़ेंगे तो उसमें अगला एक टॉपिक होगा कि इसमें कोई समिति है क्या, इसके अंतर्गत कोई समिति है क्या। यस, समिति का भी अध्ययन हम करेंगे। उसके संग संग आगे आपसे पूछता है कि चूंकि ये जो चैप्टर है आपको संबंधित है राज्यों से, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इंडिया का जो मैप आप देखते हैं उस मैप को तय करता है भाग एक। ठीक है, तो भाग एक आपको तय करता है, तो इसका मतलब कि राज्य से संबंधित होगा। तो आपको कभी कभी राज्यों का क्या पूछ देता है, क्रम काल के बारे में पूछ देता है। ठीक है, क्रम काल के बारे में पूछ देता है। तो हमारे जो पढ़ने का अप्रोच होगा आपको यही अप्रोच होगा, इसी सीक्वेंस में हम इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल को लेके चलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल को लेके चलते हैं। अब आइए, आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 1 to 4 ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 के बारे में स्टडी करेंगे, ये बात याद रखिएगा, आर्टिकल 1 के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आर्टिकल 1 को देखते हैं। देखिए आर्टिकल 1 में आपको 3 क्लॉज हैं। एक है आर्टिकल 1 का
क्लॉज 1। देखिए इसको ब्रैकेट नहीं पढ़ते हैं, आर्टिकल 1 के बगल में मैंने ब्रैकेट बनाया है तो उसको बोलते हैं क्लॉज बोलते हैं, कानून के लैंग्वेज में पढ़ते हैं क्योंकि ये कानून का ही सब्जेक्ट है। दूसरा है आर्टिकल 1 का क्लॉज 2, ठीक है। और तीसरा है आपको आर्टिकल 1 का क्लॉज 3, ठीक है। तो इसमें आपको आर्टिकल 1 में 3 क्लॉज दिए हैं, अनुच्छेद 1 में आपको 3 क्लॉज दिए हैं, अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1, इसमें कुछ बातें लिखी गई होंगी, उसको समझना, वो एग्जाम में आपके पूछेगा। आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में कुछ बातें दी गई होंगी, उसको समझना, वो एग्जाम में पूछेगा। और आर्टिकल 1 के क्लॉज 3, इसमें क्या दिया गया वही बात हमको समझना है। तो आइए चलते हैं, आर्टिकल 1 को जो आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर आपको जो शब्द मिलता है, आपको मिलता है कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए मैंने आपको लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक आपको दिख रहा होगा, पूरी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है भारत। तो भारत का मतलब क्या है कि आपको दिखा रहा है कि आपके देश का नाम क्या है, भारत। तो भारत क्यों पड़ा है? क्योंकि हमारी जो सभ्यता है ये सबसे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है और अभी तक कॉन्टिन्यूएशन के फॉर्म में चलती चली आ रही है, ठीक है। जैसे 5000 वर्ष पहले अगर झोपड़ी पाई जाती थी तो आज भी वो इंडिया में आपको झोपड़ी देखने को मिलती है। अगर हमने 5000 वर्ष पहले एक शहर आपको बना था काशी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बनारस नाम से हम लोग जानते हैं, ये 5000 पुरानी आपको ये शहर है। तो हमारी जो सभ्यता है बहुत पुरानी है, तो इस पुरानी सभ्यता को देखते हुए और ये कॉन्टिन्यूएशन में चलते चली आ रही है, मतलब ये कभी ध्वस्त नहीं हुई है, कभी समाप्त नहीं हुई। तो इसको ध्यान में देखते हुए हमारे देश का नाम पड़ा भारत और दूसरा आपको नाम पड़ा है इंडिया। इंडिया क्यों पड़ा है? क्योंकि जब ब्रिटिश हुकूमत आपको आज़ाद हुआ था तो उस समय आपको पता है कि जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे उसमें अंग्रेजों ने भारत नाम नहीं रखा था, इंडिया नाम रखा था। इस बात को याद रखिएगा, इंडिया नाम रखा था, जिसके चलते वर्ल्ड में एक भारत को पहचान मिल सके एक मजबूरी थी, क्योंकि भारत नाम से कोई इस हमारे देश को जानता नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन इंडिया नाम से जानते थे। इंडिया नाम से क्यों जानते थे? क्योंकि विश्व के 25% हिस्से पे ब्रिटेन का कब्जा था, ठीक है। जब ब्रिटेन का कब्जा था तो इसका मतलब कि सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उसने इंडिया लिखा पड़ा था। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारी पहचान मिल सके, इसकी वजह से हमने मजबूरी में अपने देश का नाम इंडिया रखा। तो इंडिया आपको पता चल गया कि ब्रिटिश हुकूमत के चलते रखना पड़ा, और जो आपको भारत देश है ये हमारे विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति होने के चलते हमारे देश का नाम ये पड़ा। खैर इन दोनों से हमारे देश का नाम भारत और इंडिया ये जानते रहिए, इंटरव्यू में काम आएगा, लेकिन इसको छोड़ के कोई तीसरा नाम नहीं है। इससे आपको प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न आपको आएंगे राज्यों के संघ से। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यों के संघ का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए राज्यों के संघ का तात्पर्य क्या होता है? इंडिया जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का मतलब क्या है कि जो आपके राज्य है ये क्या है? विभाज्य है। राज्य क्या है? विभाज्य है, मतलब राज्यों को आप तोड़ सकते होंगे, इसकी खुद की कोई संप्रभुता नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा देश आज़ाद हुआ तो 14 राज्य थे, वर्तमान में 28। इसका मतलब हमने तोड़ा है राज्यों को, विभाजित किया है तब जाके बना है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, बिहार से आपको बना है कौन सा राज्य? बिहार से आपको बना है झारखंड बना है, ठीक है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश से आपको छत्तीसगढ़ बना है। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमने सीक्वेंस वाइज में राज्यों से राज्यों को विभाजित किया है। तो 28 आपको वर्तमान में 28 राज्य आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कितने थे? 14 के आसपास थे। तो राज्य क्या आप बोल सकते हैं कि राज्य आपको विभाज्य है, ठीक है। ये आपके देश की पॉलिटी, मतलब राजनीतिक पॉलिटी कैसी होगी ये बताने की कोशिश करता है राज्यों के संघ का मतलब। और संघ का मतलब होता है कि जो आपको देश क्या होगा? वो अविभाज्य होगा, ठीक है। देश आपको होगा अविभाज्य होगा, इस बात को याद रखिएगा। संघ का मतलब आपको देश है तो ये क्या होगा? आपको अविभाज्य होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बातों को समझ गए होंगे। मतलब इसका मतलब कि राज्यों को तोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश है तो 4 टुकड़ों में उत्तर प्रदेश को तोड़ा जा सकता है, लेकिन देश को क्या इंडिया को तोड़ा जा सकता है क्या? कल को उत्तर प्रदेश ये डिसाइड करे कि भाई हमको इंडिया से निकल के अलग आपको देश बनाना है, प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो, नहीं निकल सकता। आपको यूपी नहीं निकल सकता। कल को आपको पता चले कि वेस्ट बंगाल ने टारगेट किया कि भाई हमको इंडिया से अलग होना है, बट निकल सकता है क्या? आंसर इज नो।
तो नहीं निकल सकता, मतलब जो संघ है, देश है, वो आपको क्या है, अविभाज्य है। बट जो राज्य हैं वो विभाज्य हैं। 1 से 2 राज्य बना सकते हैं, 2 से 3, 4, 5, जितने भी नंबर में सुटेबल हो प्रशासन चलाने की दृष्टि से। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यों के संघ का मतलब क्या है। तो राज्यों के संघ का मतलब भाई साहब आप क्या लिख सकते हैं, आपने तोड़ के समझा कि राज्यों के संघ का मतलब क्या, राज्य क्या है, विभाज्य है, और संघ क्या है, अविभाज्य है। तो एक सेंस में हम बोल सकते हैं कि राज्यों के संघ का तात्पर्य क्या होता है, विभाजी राज्यों का अविभाजी, ठीक है, संघ, अविभाज्य संघ, ये आपने समझ लिया। अब चलते हैं आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 पे। इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, इसमें बस आपको इतनी बातें दी गई हैं कि आप जो पढ़ते हैं 28 राज्यों के बारे में, तो 28 राज्यों का जिक्र कहाँ दिया गया है, और जो आप वर्तमान में पढ़ते हैं 8 यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इनका जिक्र कहाँ दिया गया है, तो इनका जिक्र आपको दिया गया है अनुसूची 1 में, 1 में, ठीक है। अब अनुसूची क्या होती है, आर्टिकल में आपको नियम कायदा कानून दिए गए हैं, और अनुसूची मतलब एक लिस्ट होता है। तो यदि कोई संवैधानिक लिस्ट है तो हम उसको अनुसूची बोलते हैं, जो कि कानून के पिछले हिस्से में होता है। तो आपको भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां मिलेंगी, जिसमें से पहली अनुसूची आपको दिखेगा किससे संबंधित, राज्यों के नाम से और उनके विस्तार से, केंद्र शासित प्रदेश के नाम से और उनके विस्तार से। तो लेकिन दिया कहाँ गया है, स्पष्टीकरण कौन करता है, आर्टिकल 1 का क्लॉज 2। ये बोलता है कि भाई 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ दिए गए हैं, अनुसूची 1 में, 1 में। अब आइए आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 आपको क्या बताता है कि इंडिया का आपका क्षेत्र क्या होगा, इंडिया का क्षेत्र क्या होगा। तो इंडिया ने 3 टाइप के क्षेत्रों को समाहित किया है। पहली चीज़ आपको लागू इसमें होगी, जो समाहित होगी वो आपको 28 जो राज्य दिखते हैं, वो 28 के 28 राज्य आपको किसके अंतर्गत आएंगे, इंडिया के अंतर्गत आएंगे। दूसरा होगा 8 यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा होता है कि इंडिया ने किसी भी इलाके को क्या किया हो, अर्जित किया हो। अर्जित किया हो, तो किसी भी इलाके को अर्जित कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपको युद्ध हुआ, कल को आपको पाकिस्तान इलाके को हार जाता, लाहौर तक के इलाके को हार जाता युद्ध के दौरान। तो युद्ध के दौरान हमने कहां तक कैप्चर किया उसके इलाके को, लाहौर तक। तो लाहौर तक का इलाका क्या हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा। ये बात समझने वाली है। तो युद्ध के द्वारा अगर हम किसी इलाके को पाते तो उसको अर्जित क्षेत्र कहेंगे। या दूसरा तरीका क्या होता है कि उपहार के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हाँ ये इलाका पाकिस्तान, पता लगे गरीब देश है, कल को आपको पाकिस्तान का कुछ इलाका पाकिस्तान देना चाहता है कि भाई ले लो उपहार के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे, उसके बदले आप हमारी आर्थिक मदद कर दो। तो गिफ्ट के तौर पे भी हमको कोई देश का इलाका मिल सकता है, वो भी इंडिया का पार्ट होगा। या इंडिया चाहे तो किसी भी देश के इलाके को खरीद भी सकता है पैसे देकर, ठीक है। या चौथा तरीका आपको है अधिकारों का त्याग करके। ये भी आगे समझते हैं कैसे क्या होगा, लेकिन उससे पहले मेरे मित्रों आपको आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 और आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 आपको क्या बोलता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहां से प्रश्न आपको क्या पूछेगा कि राज्यों के संघ का मतलब क्या होता है। तो राज्यों के संघ का मतलब होता है विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ, इतना ही आपको पूछेगा। आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में आपको दिया गया अनुसूची 1 के बारे में। अनुसूची 1 आपको क्या बताता है कि इस अनुसूची को जब खोलेंगे तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पे जिक्र है। आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में आपको क्या दिया गया है कि इंडिया का क्षेत्र क्या होगा। इंडिया का क्षेत्र होगा आपको 8 यूटी होगा, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, 28 राज्य होंगे और अर्जित किए गए क्षेत्र। तो अब हमारी बारी है अर्जित किए गए क्षेत्रों को समझना, ठीक है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं अर्जित किए गए क्षेत्रों को। तो किसी भी क्षेत्र को कैसे अर्जित किया जाएगा, तो अर्जित करने का तरीका मैंने आपको बताया, वॉर के द्वारा। इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ, युद्ध हुआ, इंडिया ने पाकिस्तानी सिपाहियों को लतियाते हुए कहां तक कैप्चर कर लिया, लाहौर तक। तो लाहौर तक का इलाका क्या होगा, हमारा हो गया। तो इसके द्वारा इंडिया किसी भी इलाके को पार्ट बना सकता है। दूसरा क्या मैंने बोला, गिफ्ट के द्वारा, मतलब उपहार के द्वारा। कल को पाकिस्तान एक भंगी देश है, कल को अपने आप को क्या करना चाहता है कि इंडिया को हैंड ओवर करना चाहता है कि भाई चाइना से हम तंग आ गए, अफगानिस्तान से तंग आ गए, तुम ले लो, हमको जी नहीं पा रहे हैं, भिखमंगे हो गए हैं। तो अगर पाकिस्तान आना चाहता है उपहार के तौर पर, तब भी इलाका हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है कि इंडिया क्या करे, किसी इलाके को क्या करे, खरीद ले, ठीक है। तो खरीदने के तरीके से तो आपको पता है कि पाकिस्तान भंगी देश है,
इंडिया मतलब पाकिस्तान इतना भंगी देश है कि इंडिया के मुकेश अंबानी चाहें तो वो पाकिस्तान को बड़े आराम से खरीद ले। तो आपको पाकिस्तान बिकना चाहता है तो उसको खरीद कर भी हम इंडिया के अंदर ला सकते हैं, ये भी आपको तरीका है। पाकिस्तान ही नहीं, कोई भी इलाका, बस समझाने के लिए मैं आपको पाकिस्तान ले रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के संग एक अपना अलग ही जज्बात होता है। ठीक है, अगला तरीका क्या है कि किसी भी इलाके के लोग क्या करें, अधिकारों का त्याग, किसी भी इलाके के लोग क्या करें, अधिकारों का त्याग कर इंडिया में समाहित हो जाए। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे सिक्किम, सिक्किम इसका एग्जाम्पल देखेंगे जो कि किसके अंतर्गत दिया गया है, 2 के अंतर्गत दिया गया है। सिक्किम को आपको एक डर लगने लगा कि भाई कहीं जिस प्रकार से तिब्बत आज चाइना के कब्जे में है तो तिब्बत को ये डर लगता था कि चाइना कहीं ना कहीं हम पे अटैक करके हम पे कब्जा कर लेगा। तो वही सेम कंडीशन सिक्किम के संग भी थे। सिक्किम को एक डर लगता था कि कहीं चाइना कब्जा करके सिक्किम को अपने अधीन ना ले ले। तो इसके चलते सिक्किम ने समझदारी दिखाई कि भाई चाइना के संग जाएंगे, लोकतंत्र तो है नहीं, कोपचे में ले जाके पटक के मारेंगे, हमको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो उससे बढ़िया बेटर है भैया किधर चलें, इंडिया की तरफ चलें, कम से कम लोकतंत्र तो है और हम अपनी बातें रख पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सिक्किम जैसे इंडिया के अंदर आया तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इसी के चलते आज सिक्किम क्या है, इंडिया का डेवलप्ड स्टेट है। इसके बहुत सारी उपलब्धियां हैं, वो खैर एक अलग से वीडियो में समझेंगे कि सिक्किम की क्या क्या उपलब्धियां हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पे ये है कि किस तरीके से किसी भी क्षेत्र को हम अर्जित कर सकते हैं, युद्ध करके, गिफ्ट के द्वारा, खरीद कर, या वो इलाका अधिकारों का त्याग कर दे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपको आर्टिकल 1 क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल को समझने के लिए। तो अगले आर्टिकल में आपको 2 आर्टिकल मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। एक आपको पहला आर्टिकल है आर्टिकल 2, इसमें क्या दिया गया है, राज्यों का प्रवेश। अगला क्या दिया गया इसमें, आर्टिकल 3 में राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आप देखेंगे इस दोनों आर्टिकल को देखेंगे बहुत सिमिलरिटी मिल रही है। एक जगह केवल आपको अंतर क्या है, निर्माण का, एक जगह अंतर आपको निर्माण का है, दूसरा अंतर आपको किसका है, प्रवेश का है। यही आपको अंतर दिख रहा होगा, बाकी सब सभी के सभी क्या है, बातें सेम है। 2 में क्या दिया गया, राज्यों का प्रवेश, और 3 में क्या दिया गया, राज्यों का निर्माण। लड़के इस बात को भूल जाते हैं। तो दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये इंडिया का आपको मैप है और नीचे आपको क्या है, श्रीलंका, और यहाँ पे भी ले लेते हैं ये इंडिया का एक रफली नीचे का मैप बना रहा हूँ, ऊपर का नहीं बना रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हैं ये क्या है आपको, श्रीलंका। तो श्रीलंका आपको इंडिया का पार्ट है क्या, आंसर इज नो। बट कल को श्रीलंका अगर इंडिया के अंदर आके राज्य बनना चाहता है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आके बनेगा, आपको आर्टिकल 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 2 में आपको प्रावधान ये है कि आपको आर्टिकल 2 के अंतर्गत उन इलाकों को इंडिया का राज्य बनाएंगे जो इंडिया के पार्ट नहीं है, जिसको हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है अर्जित करके, तो अर्जित करके, युद्ध के द्वारा, खरीद कर, उपहार के द्वारा, अधिकारों का त्याग करके हम इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो आपको क्या होगा, आर्टिकल 2 के अंतर्गत वो राज्य बनेंगे। तो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका आपका इंडिया का पार्ट नहीं है, इसको हम इंडिया के अंदर लाके क्या कर रहे हैं, इंडिया का पार्ट बना रहे हैं। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, आपको आर्टिकल 2 के अंतर्गत। आपको बोल रहा है प्रवेश, कम आ जाओ, अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार कोई अंदर आ गया तो उसको बाहर जाने का आपको रास्ता नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। कल को नेपाल आना चाहे तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, 2 के अंतर्गत। कल को अमेरिका भी इंडिया के अंतर्गत समाहित होना चाहता है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, 2 के अंतर्गत। कल को चाइना भी आना चाहता है तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आ सकता है। हमने रास्ता खोला हुआ है। अब आज ये आर्टिकल 3 को समझते हैं। आर्टिकल 3 में आपको बातें क्या दी गई हैं, यदि जो आपको अंदर ही 28 राज्य हैं, इन्हीं को तोड़ फोड़ कर हम 28 की जगह क्या कर रहे हैं, 30 कर ले रहे हैं, 32 कर ले रहे हैं, 36 कर ले रहे हैं। राज्यों का विभाजन देश के अंदर वाले राज्यों से ही कर रहे हैं। ठीक है, राज्य से राज्य बना रहे हैं। उस कंडीशन में जो निर्माण होगा वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। इस बात को याद रखना है। सिंपल शब्दों में 2 के अंतर्गत बाहर से कोई राज्य लेकर आ रहे हैं तो 2 के अंतर्गत, और अंदर ही तोड़ फोड़ करके राज्यों में अलग राज्य बना दे रहे हैं तो 3 के अंतर्गत। सिंपल सा है, मोटा मोटी। और इसमें 3 में और बातें याद रखिएगा। यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो ये भी आपको आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, ये बात। तो आप
चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आर्टिकल 2 में आपको क्या है, राज्यों का प्रवेश है। आर्टिकल 3 में राज्यों का निर्माण है। 2 में क्या है, कोई बाहर के इलाके को आप देश को अंदर ला रहे हैं तो 2 के अंतर्गत आएगा। कोई राज्य बना रहे हैं 3 के अंतर्गत क्या आएगा, राज्यों का निर्माण। यदि आप देश के अंदर ही राज्यों को तोड़फोड़ कर नया राज्य बना रहे हैं तो 3 के अंतर्गत आएगा। अब चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट पे, अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल 4 पे। पहली बात तो आपको आर्टिकल 4 में क्या बातें दे रखा है, आर्टिकल 4 में ये बातें रखा है कि जो राज्यों की सीमा में, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति किसमें निहित है, संसद में। ठीक है, और संसद क्या है, संसद संविधान का वो निकाय है जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है। ठीक है, संसद संविधान का वो निकाय है जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है, जिसको हम विधायिका भी कह सकते हैं। अभी आगे समझेंगे इसको और अच्छे तरीके से। बस इतना याद रखिएगा कि अगर राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है तो संसद करेगा। ठीक है, अब आगे आइए, ये परिवर्तन किस प्रकार से होगा। जो परिवर्तन का बहुमत होगा, आपको कई बार एग्जामों में भी आता है कि परिवर्तन का बहुमत संसद में किस प्रकार का होगा। तो बहुमत क्या होगा, आपको साधारण बहुमत होगा। अब साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि संसद में जितने भी 100% लोग हैं उसमें से अगर 50% + 1 लोग रेडी हो जाते हैं तो राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के राज्यों को तोड़ना है, उत्तर प्रदेश राज्य को तोड़ के 4 टुकड़ों में बांटना है, तो परिवर्तन कौन करेगा, संसद करेगा। और उसके संग परिवर्तन कैसा होगा, साधारण परिवर्तन होगा। ठीक है, फिर आगे आइए, आगे देखते हैं। ये हो गया। अब बात आती है कि भाई संसद तो ठीक है करेगा, बात समझ में आ रही है, लेकिन संसद में जो प्रस्ताव है राज्य से संबंधित, जो भी फाइल है उसको हम सिंपल शब्दों में प्रस्ताव बोले। उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो यदि राज्य से संबंधित प्रस्ताव है, प्रस्ताव को, है ना, संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी, ठीक है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा, ये ग है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो संसद में कोई प्रस्ताव है जो राज्यों के परिवर्तन से संबंधित है तो उसको संसद में कोई एमपी प्रस्तुत करेगा, तो प्रस्तुत करने के पहले किससे अनुमति लेगा, राष्ट्रपति से लेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है याद। फिर आगे जो आपको इसमें बात याद रखना है कि भाई ठीक है, संसद में वो फाइल प्रस्तुत होगा, उत्तर प्रदेश की सीमा में परिवर्तन लाना है तो राष्ट्रपति से कोई एमपी क्या करेगा, अनुमति लेगा, तब वो फाइल संसद में प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन जो राष्ट्रपति होंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस फाइल को उस राज्य के पास क्या करेंगे, भेजेंगे। जब उस राज्य के पास आपको भेजेंगे तो क्या उस राज्य के विचार विमर्श के लिए कि भाई उत्तर प्रदेश कह रहा है कि साहब हमको मत तोड़िए, बट राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम तो तोड़ेंगे, तो क्या राज्य की बातों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है क्या, आंसर इज नो। तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्य के विचार को मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो आर्टिकल 4 में देखिए आपको इतना ही पूछता है। उसके बाद एक पॉइंट मैं आपको और बता दे रहा हूं कि आर्टिकल 4 से आपको इतनी बातें आएगी दोस्तों प्रश्न कि भाई राज्यों की सीमा में परिवर्तन कौन करता है, संसद करता है। किस प्रकार के बहुमत से करता है, तो साधारण बहुमत से करता है, 50% + 1, यही होता है आपको। फिर राज्य से संबंधित प्रस्ताव अगर संसद में प्रस्तुत की जा रहे हैं तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेंगे, तभी उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे। क्या राष्ट्रपति जो है राज्य की बातों को मानने के लिए बाध्य है क्या, आंसर इज नो। ठीक है, और जैसे ही आपको राज्यों की सीमा में परिवर्तन होगा तो 2 अनुसूची हैं, उसमें ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। एक तो आपको अनुसूची 1 है
इसमें ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अनुसूची 1 में इसलिए आपको ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि अनुसूची 1 में भाई 28 से 30 राज्य करने जा रहे हैं, 32 राज्य करने जा रहे हैं, तो उसका नाम देंगे ना, नाम का मेंशन कहाँ करेंगे? अनुसूची 1 में। उसी के संग संग जब राज्यों की सीमा में आप परिवर्तन करेंगे तो अनुसूची 4 में भी आपको क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो अनुसूची 4 आपको क्या है? राज्य सभा की सीटों का आवंटन है। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में अगर मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में 40 सीटें राज्यसभा की हैं और उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, तो राज्य है ना, और राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, तो राज्य की बातों को रखेगा कौन? राज्यसभा। तो पहले तो एक राज्य था तो 40 सीटें थी, एक को दिया गया, अब तोड़ के 4 कर दिया गया, सब में कितना कितना बांटा जाएगा? 10-10, ताकि सभी की बातों को सुना जा सके। तो जैसे ही राज्य का बंटवारा करेंगे तो राज्यसभा की सीटों में भी बंटवारा हो जाएगा अनुसूची 4 के अंतर्गत। ठीक है, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है, चूंकि ये मेरा पहला लेक्चर है तो इसमें मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि पहली बात आर्टिकल क्लियर होना चाहिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है, और वीडियो बहुत लंबा ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हम आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे पाएँ। तो चलिए, मैंने आज के दिन आपको जो पढ़ाया एक बार हम समराइज़ कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। आर्टिकल 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया? आर्टिकल 1 में मैंने आपको पढ़ाया कि 3 बातों का ध्यान देना है। पहला जो प्रश्न आपको पूछेगा कि राज्यों के संघ का तात्पर्य क्या है, तो राज्यों के संघ का तात्पर्य होता है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, और आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में क्या दिया गया है कि राज्यों का नाम क्या है, ठीक है, और यूटी का नाम क्या है, उनकी सीमा क्या है, ये अनुसूची 1 में दिया गया। आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में आपको दिया गया इंडिया का क्षेत्र क्या होगा, तो इंडिया के क्षेत्र के अंतर्गत 28 राज्य आएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश आएगा, और आपको अर्जित किया गया क्षेत्र आएगा। कैसे अर्जित किया जाएगा? युद्ध के द्वारा किसी इलाके को अर्जित कर सकते हैं खरीद कर, उसके बाद आप गिफ्ट के द्वारा कोई इलाका हमको मिल जाए, या कोई इलाका अधिकारों का त्याग करके इंडिया में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 में अंतर क्या है? आर्टिकल 2 में क्या है? राज्यों का प्रवेश, मतलब बाहर से कोई राज्य आके राज्य बनते हैं, कोई इलाका आके राज्य बनता है, तो 2 के अंतर्गत। 3 में क्या है? राज्यों का निर्माण। यदि देश के अंदर ही कोई राज्य है उसको तोड़ के 28 से 30 35 कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? 3 के अंतर्गत आया। राज्यों के नाम में परिवर्तन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होगा? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। आर्टिकल 4 में कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन कौन करता है? संसद करता है। कितने बहुमत से? 50% + 1 बहुमत से। ठीक है, उसके बाद अगला आपको क्या है कि कोई भी एमपी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से क्या लेगा? अनुमति लेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है राज्य की बातों को मानने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपको राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। अनुसूची 1 क्या है बता चुका हूँ, राज्य का नाम और यूटी का नाम दिया है, एरिया का नाम दिया है। उसके बाद अनुसूची 4 आपको क्या है? अनुसूची 4 आपको है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, और यहाँ पे इसी सफ़र को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। आप लोगों का इस लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।